हाँ मैम, शुरू से करिए मैम। जी सर, जी। हाँ, तो सबसे पहले वेलकम सभी के लिए। और आज पुनः हम सभी यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हैं, जो कि हमारा 30 घंटों का एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसका शीर्षक है सतत विकास। और आज हमारे बीच सतत विकास से संबंधित एक विशेष शीर्षक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एवं प्राप्तियां, इस पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अनूप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आगरा कॉलेज, आगरा, यूपी से। और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ हमारे पूरे महाविद्यालयीन परिवार की ओर से। सर, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू मैम। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी सर कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे बच्चों के लिए समय निकाला, और आज आप बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है क्लास हमारे विद्यार्थियों के लिए लेने वाले हैं। और मैं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित भूषण सर का भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और सभी छात्रों का। और समय ना गवाते हुए मैं अनूप सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप अपना व्याख्यान अब प्रारंभ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सर, आवाज आ रही है क्लियर? शशि मैम, हेलो शशि मैम, जी मैम, आवाज आ रही है? वो अनुसार जो स्क्रीन है ना, वो ऐसे है उसे। हाँ सर, आप हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब सही है सर। ओके। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि हम लोग एमडीजी एंड इट्स अचीवमेंट टॉपिक पे अगले आधे एक घंटे चर्चा करने वाले हैं। तो सुविधा के लिए हम इस लेक्चर को 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि आखिर अचानक एमडीजी की अवधारणा तो नहीं आई होगी। एमडीजी है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या कैसे इसके गोल्स अचीव किए गए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस 3 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट होगा कि एमडीजी के पीछे का बेस क्या है, कैसे इसकी जरूरत पड़ी। दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि एमडीजी है क्या और उसके जो गोल्स हैं वो कितने हैं, क्या है। तीसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि इसका इंडिया में अचीवमेंट क्या हुआ है। तो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि एमडीजी की आवश्यकता क्या पड़ी है। अगर हम बहुत पीछे ना जा करके बस इतना एक दो लाइनों में ये यहाँ से शुरू करें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज ने विश्व के प्राकृतिक रूप से संसाधन बहुल देशों में उपनिवेशवाद की अवधारणा अपनाई और उनके संसाधनों का, न केवल भौतिक संसाधनों, पर्यावरणीय संसाधनों का, बल्कि मानवीय संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया। उसके बाद अगर हम देखें 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। विश्व युद्ध अपने आप में ही ये दर्शाता है कि मानवीय एवं प्राकृतिक संपदाओं का किस स्तर तक क्षरण या नुकसान हुआ होगा। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का गठन होता है और वो प्रयास करने के लिए रहता है कि आगे कभी दोबारा विश्व युद्ध की जैसी नौबतें ना आए। लेकिन हम देखते हैं कि 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के साथ समाप्त होता है, उसके विभत्स स्वरूप को आप भी आज भी समझ सकते हैं कि कैसा है। इसी बीच में 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पे ये चर्चा हो रही थी कि आखिर अब विश्व को नई दिशा कैसे दिया जाए। उसमें 3 समस्याएं मुख्य रूप से निकल के आई। पहली चीज तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी के बारे में, दूसरी चीज कि युद्ध से क्षतिग्रस्त देश या जो प्रभावित देश हैं उन देशों में कैसे हम रिकंस्ट्रक्शन करें, किस तरह से उन्हें पुनरुत्थान की सुविधाएं प्रदान करें। तो इन दोनों समस्याओं के लिए जैसे तरलता के संदर्भ में बात आई, तो वहां पे हम देखते हैं कि 1944 में जो ब्रिटेन वुड होता है उसके परिणाम स्वरूप IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। और जो दूसरी समस्या थी रिकंस्ट्रक्शन की, उसके संदर्भ में हम पाएंगे कि IBRD या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थापित होता है। और ब्रिटेन वुड में होने के कारण उन्हें ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है।
यहाँ से इन संस्थाओं ने फंडिंग करना शुरू किया अपने युद्धग्रस्त या अन्य देशों को, जिससे कि आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया जाना शुरू होने लग गया। लेकिन समय आता है 1972 का, जिसमें मीडोज की एक किताब है, बड़ी चर्चित हुई उस समय, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें बताया गया कि आप अगर ग्रोथ चाहते हैं तो उस ग्रोथ की सीमाएं क्या होंगी। इसके जस्ट 2 महीने बाद, जैसे मार्च में इनकी बुक पब्लिश होती है और जून में स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस होती है, तो पहली बार विश्व में पर्यावरण संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास या विकास संबंधी गतिविधियों के लिए बढ़ावा देने की बात करती है। तो पहली बार यहाँ से पर्यावरण हमारी चर्चा में आना शुरू होता है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। 1983 में एक समिति बनाई जाती है जिसे नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रंटलैंड आयोग कहा गया, और उन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, या हमारा साझा भविष्य। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास या धारणीय विकास या सतत विकास, टिकाऊ विकास शब्द को अवधारणा दी गई। इसका मतलब ये हो गया कि सतत विकास या संपोषणीय विकास वह है जो वर्तमान में विकास की गतिविधियों को प्रयोग में लाते समय भविष्य की पीढ़ी से समझौता न करता हो। इसका मतलब है कि अब आप जो भी विकास का कार्य करेंगे उसमें आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों के क्षरण को भी ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ वर्ष बाद ही 1990 में यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के लिए प्रोफेसर महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की अध्यक्ष सदस्यता से एक आयोग गठित होता है जो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना देते हैं। और इस मानव विकास सूचकांक में ये कहा गया कि मनुष्य साधन नहीं हो सकता है हमारे विकास का, बल्कि मनुष्य साध्य होगा, लक्ष्य होगा। मानव विकास ही हमारे प्रत्येक गतिविधियों का लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय स्तर 3 इंडिकेटर रखे। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक बार फिर से एक सम्मेलन होता है जिसे एजेंडा 21 कहा गया, और ये मानव विकास सूचकांक की अवधारणा आ ही चुकी थी। इसका मतलब है कि फिर से एक बार पर्यावरण संबंधित मुद्दों को बड़ा इशू बनाया गया, बड़े मुद्दे के तौर पे रखा गया। इसके 5 साल बाद एक आपस में कई देशों के, यूएन के कई देश इकट्ठा होते हैं और उसमें पहली बार चर्चा होती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपने अभी अगर जो घटनाएं हमने पिछले 2-4 मिनट में सुना, वहां से अगर आप देखेंगे कि युद्ध के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होगा, युद्ध के कारण लोग विस्थापित होंगे, युद्ध के चलते उनमें गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। तो आने वाले समय में ये जो 1997 में बात की गई और सितंबर 2000 से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा दी गई, इनके पीछे इन सभी घटनाक्रमों का आप प्रभाव देखेंगे। आप मानव विकास के सीधे सीधे घटकों को वहां पाएंगे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के घटकों को पाएंगे, आप पर्यावरण को बेस बना करके आर्थिक गतिविधियों या भविष्य की चुनौतियों से निपटने का रास्ता पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से हम सन 2000 में इन तमाम चर्चाओं के बाद हम पहुंचते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विश्व में एक्सट्रीम पॉवर्टी और मानव विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य 8 निर्धारित किए गए हैं। इन 8 लक्ष्यों के साथ साथ उनके कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए, जिसमें कि ये कहा गया कि 8 लक्ष्यों के साथ 16 टारगेट्स होंगे, 8 गोल्स होंगे, 16 टारगेट्स होंगे और 48 इंडिकेटर होंगे। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। अब हम जरा देख लेते हैं कि आखिर ये 8 गोल्स हैं क्या। तो सबसे पहला गोल इसमें होता है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जैसा कि अभी आपने सुना, तो पहला एमडीजी ये बताता है कि हमें अपने देश से, अपने समाज से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करना है। और उस समय ये माना गया कि कोई व्यक्ति अगर $1 प्रतिदिन से कम कमा रहा है तो इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि $1 प्रतिदिन को हम एक्सट्रीम पॉवर्टी का लेवल मानेंगे। तो जो पहला लक्ष्य है, पहला गोल्स है एक्चुअली, उस गोल्स में
ये कहा गया कि हम $1 प्रतिदिन के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या जो 1990 में है, इसे 2015 तक घटा करके आधा कर देंगे। और दूसरी चीज इसी के साथ ये कहा गया कि जो हमारी हंगर या भूखमरी से पीड़ित जनसंख्या है 1990 के लेवल में, इसे भी हम घटा करके 2015 तक आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से पहला हमारा एमडीजी का गोल ये होता है। दूसरा जो एमडीजी का गोल है वो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है कि हम प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सल अचीवमेंट बनाएंगे, जिसमें बेसिकली वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, 2015 तक सबके पास 100% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज है, तीसरा जो गोल्स है उसमें कहा गया कि हम जेंडर इक्वेलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे। जेंडर इक्वेलिटी में ये कहा गया कि सन 2005 तक प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन में हम जेंडर इक्वेलिटी लाएंगे। उसके बाद जो आगे का है या हायर स्टडीज है उसे हम 2015 तक तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जब जेंडर इक्वेलिटी होगा तो उससे फिर मानव जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए भी बड़ी सुविधाएं हैं। जो चौथा लक्ष्य है, चौथा गोल है एमडीजी का, वो बात करता है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी की। चाइल्ड मोर्टेलिटी के दो इंडिकेटर इन्होंने यहाँ पे लिए हैं, एक अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन दोनों को 1990 की स्थिति से 2015 तक में 2/3 कटौती करना लक्ष्य रखा गया। अगला पांचवा अगर एमडीजी का गोल आप देखेंगे तो वो है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ को, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। और इसका इंडिकेटर जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रखा जाता है। तो ये लक्ष्य रखा गया कि हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1990 में है उसे 2015 तक घटा करके 1/3 कर देंगे। छठवां जो एमडीजी का गोल रखा गया वो है कम्बाट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। तत्कालीन समय में एचआईवी एड्स एक महामारी के रूप में प्रचलित हो चुकी थी, तो ये लक्ष्य रखा गया कि एचआईवी एड्स पर नियंत्रण रखा जाए। साथ ही साथ वो ऐसा दौर था जहाँ पे मलेरिया भी बहुत बड़ी रीजन हुआ करते थे डेथ की, या आपका टीबी ट्यूबरकुलोसिस भी बड़ी समस्या होती थी। तो इनको हम 2015 तक कंट्रोल करने की बात या इनके लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य लेकर के चलेंगे। जो सातवां एमडीजी का गोल है वो बात करता है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो बात उसके 4 लक्ष्य रखे गए, जिसमें वो कहेंगे पहली चीज तो ये कि अब सरकार विकास संबंधित जितनी भी नीतियां बनाएगा या कार्य योजनाएं बनाएंगे वो उसमें पर्यावरण को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कीम या प्रोग्राम एंड पॉलिसी की बनाई जाए। दूसरा चीज ये कहा गया कि हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। उस जैव विविधता से हमारी पूरी पर्यावरण को संतुलन प्राप्त होता है। इसलिए इसी टारगेट, इसी गोल्स के तहत दूसरा टारगेट रखा गया कि बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन करेंगे। तीसरा ये कहा गया कि 2015 तक जो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है उसे हम बढ़ा करके सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखेंगे। और चौथा उसमें रखा गया कि जो स्लम बस्तियां हैं उन स्लम बस्तियों में सन 2020 तक गुणात्मक परिवर्तन लाने की बात कही गई। और आठवां जो एमडीजी का गोल है वो इस बात पे चर्चा करता है कि अभी आपने जितने 7 एमडीजी के गोल देखे हैं ये बेसिकली हमारे रिलेटेड है जो डेवलपिंग नेशंस है या अंडर डेवलप्ड नेशन है या गरीब देश हैं। इसका मतलब है कि उन देशों में इन गतिविधियों को या इनके लिए किए जाने वाले उपाय में आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो विश्व के अमीर देश या सभी देश इस तरह से मिलकर के कार्य करेंगे कि अन्य देश अपने इन बाकी 7 लक्ष्यों को पूरा करने में सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो अब हम ये तो हमारे 8 एमडीजी के लक्ष्य हो गए। अब जरा हम देखें कि पहुंचे कहाँ तक हैं हम। एक बड़ी चुनौती ये है कि लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए गए, लेकिन आखिर भारत उनमें कहाँ तक पहुंचा ये हमें देखने की बात है। तो जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि जो एमडीजी का पहला गोल है वो बात करता है एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन और हंगर इरेडिकेशन के बारे में। तो अगर आप 1990 में, जैसा कि आप जानते होंगे गरीबी रेखा के बारे में, आपने जो है लकड़ावाला समिति के बारे में सुना होगा या अन्य समितियां हैं, उस समय तत्कालीन 1990 के आसपास में
2400 कैलोरी गांव में और 2100 कैलोरी शहरों में कोई व्यक्ति यदि प्राप्त कर रहा है तो उसे हम गरीबी रेखा मानते थे।